हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम डेली सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री के PYQs। सो आज हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लग रहा है और ये MSQ है। ये जेई एडवांस 2024 पेपर 1 से लिया गया है। सो इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑप्शंस इन विच एट लीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट 3 का मतलब आपको हर ऑप्शन में वैसे भी 4 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। एटलीस्ट 3 मतलब 3 या फिर 4 तक जा सकता है। फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ऑक्टेट रूल होता क्या है? ऑक्टेट रूल होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें हर एक एटम के एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आफ्टर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और बेसिकली बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हर एक मॉलिक्यूल के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट इसका एक्सेप्शन रहता है। एक्सेप्शन कौन रहता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ट्यूपलेट को फॉलो करता है। एग्जैक्टली उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शंस होती है हमारे पास ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस क्या होती हैं? जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया BCl3 का। इसमें देखोगे तो बोरोन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं? बोरोन ने यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ऊपर से जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं जिनमें आपको ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, जैसे NO के जब आप इलेक्ट्रॉन्स का सम करोगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का सम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का सम, वो ऑड आएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज NO या फिर NO2 इसको, इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो एक बार के लिए देख लेते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या है? CO2 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। लेकिन आप बोलोगे कि ऑक्सीजन के तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी हैं। साइड एटम के जो लोन पेयर होते हैं वो नहीं दिखाई जाते हैं, लेकिन वो होते हैं वहां पर। ठीक है, तो CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये C2H4 भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। NO क्या आ गई? NO क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, देन आ गया HCl को भी देखोगे तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें 3, इस ऑप्शन ए में 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। बी में NO2 आ गया। NO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो फॉलो नहीं कर रहा। O3 ओजोन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिल जाता है। ठीक है, जो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। O3 करता है ऑक्टेट रूल को फॉलो। HCl तो करता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। H2SO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आप इसमें नोट करोगे कि सल्फर के तो कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। सल्फर के यहाँ पर 6 कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 से ज्यादा जा रहे हैं। हाइपरवेलेंट स्पीशीज का एग्जाम्पल है। जिस स्पीशीज में जो एटम है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनको हाइपरवेलेंट बोलते हैं। तो ये हाइपरवेलेंट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं ऐसे, NO2 और ये H2SO4 जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट 3 बोला है ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं कंसिडर होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं BCl3 में आपको बता चुकी हूँ कि BCl3 में ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। NO और NO2 ये 3 ही देख लो, इन तीनों में ही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। CO2 तो फॉलो करता है, BCl3 फॉलो नहीं करता, O3 फॉलो करता है और C2H4 फॉलो करता है। तो आपके पास A और D 2 ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से। क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको एक वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम दिया है, 5 मोल्स दिए हैं, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। जब आइडियल गैस बोल दे तो मतलब काम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, हमें काफ़ी हेक्टिक कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। ये हमें ग्राफ दिया है और PV वर्क कंसिडर करने को बोला है, वही करते हैं हम केमिस्ट्री में कंसिडर PV वर्क। आपको टोटल चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करना है जूल्स में। जब आपको XYZ से जाना है तो हमें यहाँ पर डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है? वो एक स्टेट फंक्शन होता है
और क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है तो आप x से y से z का कैलकुलेट करो या फिर आप डायरेक्ट x से z का कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो हम स्टेप को कम कर देते हैं। हम पहले देखो, या तो पहले आपको डेल्टा एच एक्स से वाई का कैलकुलेट करना होगा और फिर आप डेल्टा एच वाई से जेड का कैलकुलेट करो, तो आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा एक्स से जेड का। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गया। ये 2 स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आसान है, हम सिंगल स्टेप वाली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है एक आइडियल गैस के लिए, वो क्या होता है, एन सी पी डी टी, या फिर अगर आप डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहे हो तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको गैस के दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। सी पी क्या होता है, सी पी ये फॉर्मूला होता है ना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो सी पी क्या होगा, सी वी प्लस में आर होगा। डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टी टू माइनस टी वन। और जो सी वी है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 दे रखी है, आर की वैल्यू 8.3 लेने को बोली है, वैसे 8.314 होती है, इन्होंने जो बोली है क्वेश्चन में वही लेनी होगी हमें। टी टू कितना है, 415 माइनस टी टू, मतलब ये जो फाइनल पर टेम्परेचर दे रखा है, और ये T1 कितना है, 335 केल्विन है। सो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू में 20.3 और ये हो जाएगा 80। सो नेट आंसर अगर आप चेक करोगे तो आ जाएगा 8120 जूल्स आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंथी दिखा रखा था, क्वेश्चन लेंथी था तो थोड़ा ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट जो बड़ा क्वेश्चन होता है वही सबसे आसान होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है काइनेटिक्स टॉपिक का। ओके तो ये मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मैकेनिज्म गिवन है, ये हमें मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म में जो स्लो रिएक्शन होती है उससे हम लोग रेट लिखते होते हैं। स्लो रिएक्शन, स्लो प्रोसेस कौन सा है, ये वाला है स्लो प्रोसेस। इसका रेट क्या आता है, रेट क्या आता है, रेट कॉन्स्टेंट। इसका रेट कॉन्स्टेंट कितना दिया है, K2। रेट कॉन्स्टेंट इनटू में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, N2O2 आ जाएगा, इनटू में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, उसके इक्वल आ गया। तो अब हमें क्या देखना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो मेरे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आया है, क्या क्या है, H2 और N2O2, ये ज़रूरी है कि ये आपके रिएक्टेंट या जो आपकी मेन रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में होने ही होने चाहिए। तो H2 तो हमारी मेन रिएक्शन में तो है, लेकिन N2O2 मेन रिएक्शन में नहीं है, मतलब N2O2 क्या है, यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट है। और जब भी आपके रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए तो आपको उसको हटाना होता है। हटाने में जो आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है ना, वो हेल्प कर पाता है। देखो N2O2 हमारे मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में है, तो बहुत आसान काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखो। K इक्विलिब्रियम क्या आता है, K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड। यहाँ पर K फॉरवर्ड क्या है आपके पास, K1, K बैकवर्ड क्या है आपके पास, K-1। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर, N2O2, रिएक्टेंट क्या आएगा, NO। और अगर यहाँ पर स्टाइकोमेट्री इसकी 2 है तो किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो K1 अपॉन में K-1 किसके इक्वल आ गया, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में NO का स्क्वायर। N2O2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से क्या आ जाएगी, K1 अपॉन में K-1 NO का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी आपके पास, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये जो वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो रेट क्या आ जाएगा, K2 इंटू में K1 अपॉन में K-1 NO का स्क्वायर इंटू में H2, ये तो मिलकर एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना ले, नया रेट कांस्टेंट बना लेगा K, और साथ में क्या बन गया, NO का स्क्वायर इंटू में H2। जो भी आपका रेट एक्सप्रेशन, अब चेक करो, ये NO और ये H2 ये आपको मेन रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, तो मतलब हमने रेट लो एक्सप्रेशन निकाल लिया है, ये एग्जैक्ट रेट लो एक्सप्रेशन है और ये बिल्कुल सही है। इसमें जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो पावर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास
2 है और यहाँ पर क्या है इसकी पावर 1, तो जो भी पावर्स है 2 + 1 = 3, ये क्या होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हेयर इज 3।